किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, एक है बाह्य सुरक्षा और दूसरा है आंतरिक सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के अंतर्गत आपने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना होगा। इसी प्रकार से अप्रैल 2025 से एक और अभियान आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प के माध्यम से नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण रणनीति जिसकी घोषणा वर्ष 2015 में हुई थी, जो कि नक्सलवाद से निपटने के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यनीति है, उसी की एक स्वाभाविक परिणति है ऑपरेशन संकल्प। तो ऑपरेशन संकल्प क्या है और नक्सलवाद से निजात पाने के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति वर्ष 2015 क्या है, आज हम इन न्यूज के प्रोग्राम में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में ऑपरेशन संकल्प के तहत 22 नक्सलियों को सुरक्षा बलों द्वारा मुठभेड़ में मार दिया गया। जब हम बीजापुर जिले की बात करते हैं तो उसकी अवस्थिति कहां पर है? छत्तीसगढ़ के बिल्कुल दक्षिण में इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर ये बीजापुर जिला है। बीजापुर के दक्षिण में यहाँ जो सीमा तेलंगाना से मिलती है वहां पर ये मुठभेड़ हुई है और यहीं पर कर्रेगुटा पहाड़ी या जंगलों की अवस्थिति है और यहीं पर यह कार्रवाई 7 मई 2025 को की गई है। यानी बीजापुर जिले की जो सीमा तेलंगाना से लगी हुई है वहां पर कर्रेगुटा जंगलों में कार्रवाई हुई है, जिसमें 22 नक्सलवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। ऑपरेशन संकल्प का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये जो अभियान था, जिसके अंतर्गत 22 नक्सलवादी मारे गए हैं। ये ऑपरेशन संकल्प का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन संकल्प को माना जा रहा है। तो ऑपरेशन संकल्प के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत अप्रैल 2025 से हुई थी। अप्रैल 2025 से हुई और ये नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक बहुत ही व्यापक कार्रवाई है, एक व्यापक नक्सल विरोधी अभियान है। इस नक्सल विरोधी अभियान में लगभग 28,000 सुरक्षा बल सम्मिलित हैं और ये मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में चलाया जा रहा है। हालांकि तेलंगाना के दो महत्वपूर्ण जिलों में भी इसकी उपस्थिति आप देख सकते हैं। जब हम बस्तर क्षेत्र की बात करते हैं तो ये बस्तर जिला है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है और आपने दंतेवाड़ा का भी नाम सुना होगा, ये दंतेवाड़ा जिला है। बस्तर एक संभाग भी है और इस संभाग में ये सारे जिले आते हैं, यानी कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर। ये बस्तर संभाग का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ऑपरेशन संकल्प का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अलावा तेलंगाना के भी दो जिले ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत इन्वॉल्व हैं, उनको भी सम्मिलित किया गया है ताकि नक्सलवादियों को उनकी शीर्ष लीडरशिप को जड़ से उखाड़ करके फेंका जा सके और भारत में नक्सलवाद की समस्या का समाधान किया जा सके। ऑपरेशन संकल्प के तहत कुछ शीर्ष माओवादी समूहों को टारगेट किया गया है, लक्षित किया गया है। इसमें कौन कौन से टारगेट शामिल हैं? शीर्ष माओवादी समूह शामिल हैं बटालियन संख्या 1, दंडकारण्य विशेष जोनल कमेटी और तेलंगाना राज्य समिति। ये शीर्ष माओवादी समूह है जो ऑपरेशन संकल्प के माध्यम से लक्षित किए गए हैं। इसके अलावा अब तक यानी अप्रैल 2025 से जब से ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत हुई है तब से लेकर के अब तक 26 नक्सलवादियों के शव प्राप्त हो चुके हैं, 40 से अधिक हथियारों की बरामदगी हो चुकी है। इसके अलावा 400 से अधिक आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो कि घरेलू स्तर पर विस्फोटक पदार्थ हैं जिनको बनाया जा सकता है, विस्फोटक एक सामग्री है। इसके अलावा 2 टन विस्फोटक और 6 टन राशन और अन्य सामान भी बरामद हो चुके हैं, जो अपने आप में दिखाता है कि नक्सलवाद इस स्तर पर काम करने के लिए तैयार हो रहा था कि वो बड़े स्तर पर किसी प्रकार से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाए या जनहानि पहुंचाए। तो ये एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, ऑपरेशन संकल्प। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। अप्रैल 2025 से इसकी शुरुआत हुई थी और अब तक अप्रैल 2025 से लेकर के अब तक लगभग 35 मुठभेड़े नक्सलवादियों की और सशस्त्र बलों की हो चुकी है, जिसमें कई सीनियर माओवादी नेता मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं। अभियान क्षेत्र कितना है ऑपरेशन संकल्प का? लगभग 800 वर्ग किलोमीटर का है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के साथ साथ तेलंगाना के मुलुगु और भद्राद्री कोठागडम जिले में ये पड़ता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का मतलब है कि बस्तर संभाग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहां पर ये चलाया जा रहा है। और तेलंगाना का मुलुगु और भद्राद्री कोठागुडम जिले ये कहां पर पड़ते हैं? आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ की सीमा है जो कि तेलंगाना से लगती है और यहाँ पर भद्राद्री कोठागुडम जिला है और ये मुलुगु जिला है। तो आप देख सकते हैं कि बीजापुर की सीमा यहाँ पर इस तरह से, ये यहाँ से सुकमा की जिला लग जाती है, सीमा लग जाती है
तो आप कह सकते हैं कि इस एरिया में यह अभियान सक्रिय है और विशेष तौर से इस एरिया में यहाँ पर इस अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। अभियान में शामिल जो हमारी फोर्सेस हैं उसमें कौन कौन से शामिल हैं? एक है डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसके अलावा स्पेशल टास्क फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बस्तर फाइटर्स जिसके अंतर्गत आदिवासी युवाओं को शामिल किया गया है ताकि ऐसे व्यक्ति जिनको स्थानीय भूगोल और संस्कृति का ज्ञान है उनको भी इसमें शामिल किया जा सके और नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने में स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी स्थापित की जा सके। इसके अलावा सीआरपीएफ की विशेष यूनिट कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन कोबरा यूनिट भी इस अभियान के अंतर्गत शामिल है। सैकड़ों नक्सली ठिकानों को और बंकरों को तबाह इसके अंतर्गत किया गया है, इस ऑपरेशन के अंतर्गत किया गया है। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस विस्फोट में 6 जवान भी घायल हुए हैं, यानी आईईडी के माध्यम से नक्सलियों ने जो विस्फोट किए हैं उसमें 6 जवान भी घायल हुए हैं। यहाँ पर नक्सलवाद को ठीक प्रकार से समझना भी एक महत्वपूर्ण पक्ष होगा। नक्सलवाद है क्या? नक्सलवाद अपने आप में एक विचारधारा को भी प्रदर्शित करता है जो अपने आप में कहीं ना कहीं बाहर से भी प्रेरित है। बाहर से कहां से प्रेरित है? ये आप जानते हैं कि चीन के एक कम्युनिस्ट नेता हुए हैं माओ जेडोंग। तो माओ जेडोंग की जो विचारधारा थी, जो वस्तुतः उनका कहना यह था कि सत्ता का जो रास्ता है वो बंदूक की गोली से निकलता है। उसी प्रकार की विचारधारा पर आधारित ये अपने आप में एक क्रांतिकारी आंदोलन इसको कहा जाता है और भारत में एक आंतरिक सुरक्षा की चुनौती बना हुआ है। इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के एक गांव से मानी जाती है और उस गांव का क्या नाम था? नक्सलबाड़ी उस गांव का नाम था और इस गांव के नाम पर ही इसको नक्सलवाद के नाम से जानते हैं। नक्सलबाड़ी गांव में जो भूमिहीन जो तबका था उसने जमींदारों के खिलाफ एक हिंसक विद्रोह किया। उसके बाद इसकी शुरुआत मानी जाती है 1967 से, जो माओवाद की विचारधारा पर आधारित है। यानी ये लोकतंत्र को और संविधान को नहीं मानते और अपने आप में आंतरिक सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण चुनौती उपस्थित करते हैं। भारत में नक्सलवाद के बढ़ने के अंतर्गत कुछ विशेषज्ञों की राय है कि भारत में जो गरीबी है, जो असमानता है, जो अज्ञानता है, जो आदिवासी उपेक्षा है, वो भी भारत में नक्सलवाद के प्रसार में एक महत्वपूर्ण कारक रही है, क्योंकि गरीबी से पीड़ित व्यक्ति, अशिक्षा का शिकार व्यक्ति इस प्रकार के बहकावे में ज्यादा आता है और ऐसे क्षेत्रों में नक्सलवाद की विचारधारा को फैलाना आसान हो जाता है। इसलिए कुछ लोगों को गरीबी के आवेश में जो लोग थे उनको नक्सलवाद के विचारधारा से प्रभावित किया गया और उनको नक्सलवाद से की चपेट में ले लिया गया। एक प्रकार से उनको बहलाकर फुसला करके नक्सलवाद आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। नक्सलवाद से प्रभावित राज्य भारत में कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। और इन जहां पर भी नक्सलवाद की उपस्थिति है उस क्षेत्र को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम रेड कॉरिडोर कहते हैं। नक्सलवाद का सामान्य उद्देश्य है क्या है? जो लोकतंत्र के माध्यम से चुनी हुई सरकार है उसके समानांतर एक सत्ता संरचना खड़ी करना, बम हमले करना, बालकों की भर्ती करना, उनका इस्तेमाल करना और सुरक्षा बलों पर हमला करना, यही इनका उद्देश्य माना जाता है। और जो माओवाद की विचारधारा थी कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है, उसी के आधार पर अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास ये करते हैं, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है और यही नक्सलवाद की विचारधारा मानी जाती है। 2026 तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वो नक्सलवाद को समाप्त करेगी और इसके लिए उसने कुछ सरकारी प्रयास भी किए हैं। इन सरकारी प्रयासों को आप राष्ट्रीय कार्यनीति और कार्य योजना, राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना वर्ष 2015 के अंतर्गत देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण एक प्रकार से लक्ष्य रखे गए हैं, 2 महत्वपूर्ण इसके पहलू हैं, हालांकि 3 महत्वपूर्ण पहलू कहना चाहिए। एक तो नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कानून की शासन को स्थापित करना, दूसरा इसका पहलू है नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कुछ विकासात्मक पहलुओं को, विकासात्मक इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाना ताकि वहां विकास की जरूरतों को पूरा किया जा सके। और तीसरा एक इसका महत्वपूर्ण पहलू है सामुदायिक आधार संरक्षण। यहाँ के जो समुदाय हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करना भी इस नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप कह सकते हैं कि ये त्रिस्तरीय या त्रिकोणीय नीति है जिसके माध्यम से कानून की शासन की स्थापना करनी है, विकास कार्य को आगे बढ़ाना है और जो स्थानीय समुदाय हैं उसके अधिकारों का संरक्षण भी करना है और नक्सलवाद को इस प्रकार से इस कार्यनीति कार्य योजना के माध्यम से समाप्त करना है। इसके अंतर्गत अगर हम सुरक्षात्मक पहलू को देखें तो सुरक्षात्मक पहलू के अंतर्गत कई जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती नक्सली क्षेत्रों में की गई है, चाहे वो कोबरा यूनिट हो, सीआरपीएफ हो, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व
गार्ड्स हो। इसके अलावा 600 से अधिक फोर्टिफाइड यानी अपने आप में किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री से सुरक्षित पुलिस स्टेशन भी यहाँ बनाए गए हैं। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस ब्लास्ट रोधी उपकरण प्रदान किए गए हैं। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और रात में उतरने वाले हेलीपैड की स्थापना की गई है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ईडी की मदद से जो भी नक्सलवाद का एक वित्तीय ढांचा बना हुआ है उसकी भी कमर तोड़ने की प्रयास की गई है। तो इस सुरक्षात्मक पहलू के अंतर्गत इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। और अगर हम डेवलपमेंट इनिशिएटिव को देखें तो डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने के प्रयास किए गए हैं। वे कदम क्या है उनको भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। जैसे इसके अंतर्गत रोड कनेक्टिविटी को स्थापित करने की कोशिश की गई है। जब हम रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत एक योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस योजना को हम जानते हैं रोड रिक्वायरमेंट प्लान के नाम से। जब हम रोड रिक्वायरमेंट प्लान की बात करते हैं तो रोड रिक्वायरमेंट प्लान तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये दूरस्थ क्षेत्र, ऐसे दूरस्थ क्षेत्र जहां पर जो कि नक्सलवाद से प्रभावित है, वहां तक सड़क का एक जाल बिछाने का प्रयास करते हैं। और वहां डेवलपमेंट वर्क, अगर वहां संपर्क स्थापित कर दिया जाता है सड़कों के माध्यम से, तो हम कई प्रकार के डेवलपमेंट वर्क भी उनके माध्यम से, सड़कों के माध्यम से वहां पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार से वर्ष 2016 में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक्सपेक्टेड एरिया, वामपंथ के माध्यम से या वामपंथ से प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। और इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से 17,000 प्लस किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया गया। मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें तो 10,500 टावरों में से 7,700 से ज्यादा टावर चालू हो चुके हैं। 1,000 से ज्यादा बैंक शाखाएं खोली गई हैं। 937 एटीएम खोले गए हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। 5,700 से अधिक पोस्ट ऑफिस खुले हैं। 48 से ज्यादा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं जो कि युवाओं को तरह तरह के व्यावसायिक और कई तरह के औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। 61 स्किल सेंटर्स खोले गए हैं ताकि युवाओं को इस प्रकार की स्किल सिखाई जा सके, कौशल सिखाया जा सके जो कि उनके रोजगार को प्राप्त करने में मदद कर सके। इसी प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए और बेहतर स्कूली शिक्षा के साथ साथ इस शिक्षा का एक पूरा ढांचा प्रदान करने के लिए जिसमें आवास की सुविधा, खाने की सुविधा भी हो, उसके लिए 178 एकलव्य स्कूल भी शुरू किए गए हैं। तो इस प्रकार के विकासात्मक पहलों के माध्यम से नक्सलवाद को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। कुछ सामाजिक पहलें भी की गई हैं। उन सामाजिक पहलों में 2 पहलें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। एक पहल है सिविक एक्शन प्रोग्राम CAP। इसके माध्यम से स्थानीय जनसंख्या और सुरक्षा बलों के बीच विश्वास को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। और दूसरा है मीडिया प्लान। माओवादी प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए रेडियो जिंगल जो कि छोटे-छोटे ऑडियो क्लिप होते हैं, जो बहुत आकर्षक तरीके से बनाए जाते हैं और जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, नक्सलवादी क्षेत्रों में उनको ले जाया गया है। और कई प्रकार से आप सुरक्षा बलों की कार्यक्रम देख सकते हैं कि वो दवाइयों से जुड़े हुए हेल्थ कैंप लगाते हैं नक्सलवादी क्षेत्रों में। और जिससे जो भी व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है उसे दवाइयां प्रदान की जाती हैं फ्री में। इससे सुरक्षा बलों में और आदिवासियों के बीच एक संपर्क स्थापित होता है। दोनों के बीच, दोनों ही सुरक्षा बलों के बीच और आदिवासी समूहों के बीच एक विश्वास को सृजित करने में भी मदद मिलती है। तो इस प्रकार की सामाजिक पहले भी की जा रही है ताकि नक्सलवाद को समाप्त किया जा सके। इन सभी कार्यों में सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं भी प्राप्त हुई हैं और उस सफलता की एक झलक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अगर हम नक्सलवादी हमलों में जितने नागरिक मारे गए हैं उसका एक आंकड़ा देखें तो वर्ष 2010 में नक्सलवादी हमलों में 720 नागरिक मारे गए थे। इनकी संख्या वर्ष 2014 में घट करके 222 हुई और 2024 में इनकी संख्या घट करके 121 हुई है। इसी प्रकार से अगर हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले अटैक्स की बात करें तो नक्सलवादियों ने 2010 में 365 ऐसे स्ट्रक्चर्स पर, ऐसी संरचनाओं पर हमला किया था जो कि आर्थिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी। वर्ष 2014 में इनकी संख्या घट करके हो गई 100 और 2024 में इनकी संख्या घट करके हो गई 25। तो सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको सफलता भी प्राप्त हो रही है। वर्ष 2022 से वर्ष 2025 के बीच 1,000 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, 3,000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं या उन्होंने समर्पण किया है। रेड जोन का दायरा घट करके 4200 वर्ग किलोमीटर हो गया है जो
कभी 18,000 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। 2024 में ही 290 नक्सली मारे गए और 1090 गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 881 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये आंकड़े भी हमें प्राप्त होते हैं और सरकार की सफलता की तरफ कहीं ना कहीं इशारा करते हैं। और अब सरकार का ये प्रयास है कि वर्ष 2026 तक नक्सलवाद की समस्या को पूरी तरह से समाप्त कर देना है और इसके अंतर्गत ऑपरेशन संकल्प का विशिष्ट महत्व है, जो कि चल रहा है। अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है नक्सलवाद के खिलाफ भारत सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना कब शुरू की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है वर्ष 2005, वर्ष 2010, वर्ष 2015 या वर्ष 2020। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।